आकाश अब उसको नानी का घर नहीं कहता था, क्योंकि उसकी नानी 5 साल पहले मर चुकी थी। फिर उसने उस बूढ़ी औरत का चेहरा देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा उसकी नानी का था, लेकिन उसकी नानी तो 5 साल पहले ही जा चुकी थी, और ड्राइवर वो अभी भी 360 डिग्री घूमे हुए सिर के साथ बेहद तेजी से हंस रहा था। वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। आकाश के हाई स्कूल के पेपर खत्म हो चुके थे। इस बार उसने अपने घर वालों से जिद करके अपनी मामा के घर जाने का प्लान बनाया। अब आकाश उसकी नानी का घर नहीं बोलता था, क्योंकि उसकी नानी 5 साल पहले ही गुजर चुकी थी। उसके मामा के घर का रास्ता एक बहुत सुनसान जंगल से होकर जाता था। रात में वो जंगल बेहद डरावना हो जाता था। आकाश बस स्टैंड पहुंचा और बस में जाकर बैठ गया। जब वो बस में बैठा तो उसने नोटिस किया कि बस में बैठे तमाम लोग सो रहे थे, और अजीब सी स्माइल उनके चेहरे पे थी। दिन का वक्त था, इसलिए उसे थोड़ा अजीब जरूर लगा, पर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपना फोन निकाला, कानों में ईयरफोन लगाए और आराम से गाने सुनने में मशगूल हो गया। तभी शहर से निकलते ही बस खराब हो गई। दोपहर के 4 बज रहे थे। मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। आकाश ने नोटिस किया कि बस से केवल 2 ही लोग उतरे थे, बस का ड्राइवर और कंडक्टर। बाकी सारे यात्री बस में बेफिक्र सोते रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आकाश बस से नीचे उतरा, यह देखने के लिए कि बस ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन मौसम इतना खराब था कि जंगल में दोपहर के 4 बजे भी रात के 12 बजे जैसा अंधेरा छाया हुआ था। वापस आकर जब उसने बस में बैठे लोगों को देखा तो वो पूरी तरह से सिहर उठा। बस में सभी लोग अभी भी सो रहे थे, लेकिन उन सब की आंखें खुली हुई थी और उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी उसने दूर से एक और बस आती देखी। वो तुरंत बस से नीचे उतरा और कंडक्टर से बोला, आपको बस ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मुझे अपनी मामा के घर जल्दी जाना है। इतना कहकर उसने सामने से आ रही बस को हाथ देकर रोका और बिना किसी देरी के उसमें चढ़ गया। उस बस में कोई कंडक्टर नहीं था, सिर्फ ड्राइवर था जो बस चला रहा था। पीछे की सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। जब आकाश थोड़ा आगे बढ़कर बैठने लगा तो उस बूढ़ी औरत ने आवाज दी, बेटा इधर आ, मेरे पास बैठ जा। आकाश कुछ देर सोचता रहा, फिर जाकर उस बूढ़ी औरत के पास बैठ गया। बस लगातार चलती रही। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा कहाँ जाना है? आकाश कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, रामपुर। बस लगातार चलती रही। शाम के 7 बजने वाले थे, लेकिन रामपुर गांव अभी भी 20 किलोमीटर दूर था। आकाश चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने उस बूढ़ी औरत का चेहरा देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा उसकी नानी का था, लेकिन उसकी नानी तो 5 साल पहले ही जा चुकी थी। वो एक झटके से उठा। तभी बस के ड्राइवर ने अपनी गर्दन पूरे 360 डिग्री घुमाई और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। आकाश घबराकर बस के पिछले हिस्से की तरफ भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बूढ़ी औरत, उसकी मरी हुई नानी, धीरे से बोली, बेटा डरो नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी नानी हूं। उसकी आवाज वही थी, वही पुरानी जानी पहचानी आवाज। लेकिन आकाश की सांसें रुकी जा रही थी और ड्राइवर वो अभी भी 360 डिग्री घूमे हुए सिर के साथ बेहद तेजी से हंस रहा था। वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। 5 साल पहले उस गर्मी की छुट्टियों में आकाश अपनी मम्मी के साथ बहुत खुश होकर नानी के घर रामपुर के लिए निकला था। पूरे रास्ते वो खिड़की से बाहर झांकता रहा, गाने गुनगुनाता रहा। लेकिन रामपुर
पहुंचते शाम के 9 बज गए। बस से उतरते ही दोनों ठिठक गए। पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न बच्चों का शोर, न किसी घर में रोशनी। बस एक ही घर में बत्ती जल रही थी, नानी का घर। और दरवाजे पर नानी खड़ी थी। जैसे ही आकाश और उसकी मम्मी पास पहुंचे, नानी ने बिना कुछ कहे जल्दी से दरवाजा खोला। तीनों अंदर चले गए। नानी ने दरवाजा बंद किया और एक मजबूत सांकल भी चढ़ा दी। आकाश ने नोटिस किया बाहर से कोई भी झांक न सके, इसलिए नानी ने खिड़की के पर्दे भी खींच दिए। फिर नानी बोली और उनकी आवाज में वो पुरानी गर्मजोशी नहीं थी। मुझे थोड़ी थकान है, मैं सोने जा रही हूँ। कल सुबह बात करेंगे। आप दोनों भी गेस्ट रूम में सो जाओ। आकाश की मम्मी हैरान रह गई। आज से पहले जब भी वो रामपुर आती थी, नानी घंटों बातें करती थी, चाय बनाती थी, आकाश को गले लगाकर रोती थी खुशी से। लेकिन आज जैसे वो कोई और ही इंसान थी। दोनों चुपचाप गेस्ट रूम की तरफ चल दिए। कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर एक आदमी बैठा था। लगभग 35 साल की उम्र, सांवला चेहरा, थकी हुई आंखें। ये आकाश के मामा जी थे, रविंद्र सिंह। अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। आकाश की मम्मी ने रविंद्र को देखते ही पूछा, भैया, गांव में क्या हुआ है? इतना सन्नाटा मैंने आज तक नहीं देखा। और मम्मी जी को क्या हुआ है? कुछ बात भी नहीं। रविंद्र कुछ देर चुप रहे। उनकी नजरें दरवाजे की तरफ गई, जैसे देख रहे हों कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीमी आवाज में बोले, आओ बैठो, मैं बताता हूँ। आकाश और उसकी मम्मी दोनों बैठ गए, सांस रोककर सुनने के लिए। रविंद्र ने एक गहरी सांस ली और बोलने लगे। 3 दिन पहले की बात है। गांव के बाहर जंगल के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी है। कितने सालों से वहां कोई नहीं रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस झोपड़ी के पास मत जाओ, लेकिन कोई यह नहीं बताता था कि क्यों। 3 दिन पहले अचानक उस झोपड़ी में रोशनी दिखी। गांव वालों ने देखा कि एक औरत वहां आकर रहने लगी है। बहुत बहुत सुंदर औरत थी। यह कहते वक्त रविंद्र के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। वो मुस्कान जो अपनी मर्जी से नहीं आई थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती खींच दी हो। आकाश की मम्मी ने वो मुस्कान देखी, लेकिन कुछ नहीं बोली। रविंद्र जारी रहे। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें देखो तो लगे जैसे डूब जाओगे, गोल चेहरा, एकदम बेदाग। गांव में जिसने भी उसे पहली बार देखा बस देखता ही रह गया। तभी कमरे के दरवाजे पर बहुत जोर जोर से खट खट की आवाज आने लगी और साथ में नानी की आवाज भी आ रही थी, जो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, आकाश, आकाश, आकाश। आकाश ने बिना एक पल की देरी किए बहुत जल्दबाजी में कमरे का दरवाजा खोला और उसकी मम्मी भी घबराकर उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई बाहर आ गई। नानी दरवाजे पर खड़ी थी और उनके पूरे चेहरे पर बहुत जोर से पसीना बह रहा था, जैसे वो किसी बहुत बड़े डर से गुजरी हो। नानी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम लोग अंदर किससे बात कर रहे थे? माँ जी, हम भैया रविंद्र से बात कर रहे थे, वो कमरे में बैठे हुए थे। ये सुनते ही नानी एकदम से चौंक गई और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। नानी बोली, रविंद्र 3 दिन पहले मर चुका है। यह सुनते ही आकाश और उसकी मम्मी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन दोनों के पूरे चेहरे पर एक साथ पसीना आ गया। आकाश घबराहट में चिल्लाया, क्या? लेकिन अभी तो वो हमारे सामने बैठे हुए थे और हमसे बातें कर रहे थे। और आकाश की मम्मी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, माँ जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे बात कर रही थी और आप कह रही हैं कि वो मर गए, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नानी ने एक गहरी सांस ली और धीमी लेकिन भारी आवाज में बोली, सब बताती हूँ, पहले चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। तीनों लोग नानी के कमरे में चले गए। नानी ने पूछा, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? आकाश की मम्मी बोली,
वो कह रहे थे कि गांव के बाहर कोई एक महिला रहने आई है, बहुत सुंदर है। और जब वो उस महिला की बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी हंसी थी। नानी बोली, हाँ, उसने सही बताया। और नानी बोलना शुरू करती है। गांव के बाहर एक छोटा सा झोपड़ी टाइप घर है जो कई सालों से बंद था। एक दिन उस घर में एक महिला रहने आई। वो महिला रात के 11 बजे गांव में चक्कर लगाया करती थी। एक रात रविंद्र जब बस लेकर घर आ रहा था तब उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। रविंद्र को वो महिला बहुत ही सुंदर लगी और दोनों ने एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे रविंद्र और उस महिला का मिलना जुलना होने लगा। रविंद्र रोज रात शहर से आते वक्त कुछ न कुछ उसके लिए लाता था। धीरे धीरे यह बात सभी गांव वालों को पता चल गई। मैंने उसको मना किया। वो घर कई 100 सालों से बंद है, पता नहीं वो महिला कौन है, उससे दूर ही रहो। लेकिन रविंद्र ने मुझसे लड़ाई की और उस महिला का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन रविंद्र ने उस महिला से कहा, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, गांव में तो पता चल ही गया है। महिला बोली, मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी। रविंद्र बोला, सुनाओ, मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा। आज से 50 साल पहले मेरे माता पिता की शादी हुई थी। मेरे पिता का नाम हरि प्रसाद था और माँ का नाम कांता देवी था। हरि प्रसाद दूसरी बार कांता देवी को विदा लेकर अपने गांव जा रहे थे साइकिल से। दोनों को आते आते रात के 9 बज गए। अमावस की रात थी, गहरे बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लेकिन ये सब एक सोची समझी योजना थी। हरि प्रसाद इसी गांव की एक महिला रानी देवी से बेहद प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन घर वालों ने उसकी शादी कांता देवी से करा दी। शादी तो हो गई, लेकिन हरि प्रसाद के दिल में रानी देवी के लिए प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। दोनों चोरी छुपे मिलते रहे और धीरे धीरे उन्होंने मिलकर ये तय किया कि कांता देवी को रास्ते से हटाना होगा। हरि प्रसाद ने जानबूझकर दूसरी विदाई का मौका चुना और रास्ता इतना लंबा किया कि रात हो जाए। फिर उसी गांव में रानी देवी के घर रुकने का बहाना बनाया। कांता देवी को अपने पति पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसे जरा भी शक नहीं हुआ। रात को जब कांता देवी गहरी नींद में सो गई तो हरि प्रसाद और रानी देवी ने मिलकर उस कमरे में आग लगा दी और कांता देवी उस आग में जलकर मर गई। महिला की आवाज अचानक बदल गई। मैं कांता देवी की बेटी हूँ। मेरी माँ को इसी गांव की एक औरत ने मेरे पिता के साथ मिलकर मारा था और अब मुझे इस गांव की सभी महिलाओं को मारना है। अगर तुम इस काम में मेरी मदद करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। रविंद्र उस महिला के प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि उसने यह तक नहीं सोचा यदि उसकी माँ की मृत्यु दूसरी विदाई में ही हो गई थी तो उसका जन्म कैसे संभव हुआ। रविंद्र उस महिला पर इस कदर पागल था कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो क्या करने जा रहा है। अगली रात जब वो बस लेकर आ रहा था तो रास्ते में गांव की एक औरत खेत से काम करके लौट रही थी। रविंद्र ने बिना रुके बस से उसे टक्कर मार दी और वो औरत वहीं मर गई। उसके बाद जब वो उस महिला के घर पहुंचा और बोला, मैंने एक औरत मार दी। महिला चिल्लाकर बोली, एक नहीं, मुझे पूरे गांव की सभी औरतों को मारना है। मैं जरूर करूंगा। महिला बोली, जब तक सभी गांव की महिलाओं को खत्म नहीं कर देते तब तक मेरे पास मत आना। रविंद्र मुड़कर चला गया और बोल गया, मैं तभी तुमसे मिलने आऊंगा जब सब गांव की औरतें मर जाएंगी। अगले दिन उसने फिर बस से गांव की एक और औरत को मार दिया। लेकिन गांव के किनारे एक छोटी सी दुकान पर गांव वालों ने देख लिया कि उसने बस से एक औरत को मारा है, लेकिन वो रुका नहीं। आगे एक और औरत पानी लेकर जा रही थी, उसे भी मार दिया और रास्ते में जो भी औरत आती गई उसे मारता गया और बहुत जोर से हंसता जा रहा था। उस दिन उसने 6 महिलाओं को बस से उड़ा दिया। फिर उसकी बस एक पेड़ से टकरा गई और रविंद्र को बहुत चोट आई। वो बस से उतरा और एक नुकीला, पतला, लंबा हथियार लेकर एक महिला को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन तब तक बहुत सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए थे
और उन्होंने उसे पकड़ लिया। हाथापाई में उसके पास जो हथियार था वो खुद उसी के अंदर घुस गया और रविंद्र मर गया। गांव वालों ने उसे जला दिया। लेकिन अगली रात जब पूरा गांव सो चुका था, तब दूर जंगल की तरफ से बस के इंजन की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज करीब आती गई। गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे और फिर अचानक एकदम चुप हो गए, जैसे किसी ने उनकी आवाज ही बंद कर दी हो। वो बस गांव की गली में दाखिल हुई और उस बस के अंदर ड्राइवर की सीट पर रविंद्र बैठा था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल थीं और होठों पर वही डरावनी हंसी थी जो मरने से पहले थी। रविंद्र भूत बन चुका था और अब वो रोज रात उसी बस को लेकर आता था। वो गली गली घूमता, घरों के दरवाजे के बाहर रुकता और जब कोई औरत बाहर निकलती तो बस अचानक तेज हो जाती थी, चीख आती थी और फिर सन्नाटा छा जाता था। गांव की औरतें रात को घरों से निकलना बंद हो गई थी, लेकिन रविंद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो रुकता नहीं था, थकता नहीं था। हर रात आता था और हर रात एक नई चीख गांव की खामोशी को चीरती थी। नानी ने एक गहरी सांस ली और बोली, अब इस गांव में कोई नहीं बचा है, सिर्फ मेरे अलावा। यह सुनकर आकाश और उसकी मम्मी के चेहरे पर डर और पसीना एक साथ आ गया। नानी बोलती रही, और अब वो मुझे मारने आता है। आकाश की मम्मी का दिल बैठ गया। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाज आने लगी और बाहर से एक भारी आवाज गूंजी, रानी देवी बाहर आ, आज मरेगी तू। और तभी एक और आवाज आई, वो महिला जिससे रविंद्र प्यार करता था। दोनों आवाजें एक साथ चिल्ला रही थी। वो महिला अब एक आत्मा थी और वो चीख रही थी, तूने हरिप्रसाद के साथ मिलकर मेरी माँ को जलाया था, आज तेरी बारी है। यह सुनकर आकाश और उसकी मम्मी ने नानी की तरफ देखा और कांपती आवाज़ में बोले, यह क्या है? नानी बिल्कुल शांत थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों चुपचाप सो जाओ, ये दोनों कुछ देर चिल्लाकर वापस चले जाएंगे, ये रोज आते हैं। आकाश और उसकी मम्मी दोनों कमरे में चले गए। बाहर से रात भर गेट बजता रहा और चीखें आती रही, लेकिन धीरे धीरे सुबह होते होते सब शांत हो गया। सुबह होते ही आकाश के छोटे मामा शहर से गांव आ गए थे, क्योंकि उन्हें सब पता चल गया था। वो मामी को शहर में छोड़कर आए थे। सुबह होते ही आकाश और उसकी मम्मी अपने घर वापस चली गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि नानी एक रात घर के बाहर निकली थी और एक बस की टक्कर से उनकी मौत हो गई। गांव में उस वक्त कोई नहीं था जो देख सके। बस का कोई पता नहीं चला, ड्राइवर का कोई पता नहीं चला। लेकिन उस दिन के बाद उस गांव में कुछ नहीं हुआ। रातें शांत थीं, कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। आकाश के छोटे मामा और मामी उसी गांव में रहने लगे और धीरे धीरे जिंदगी सामान्य हो गई। और आज 5 साल बाद आकाश अकेला अपनी मामी के घर जा रहा था। पेपर खत्म हुए थे, मन हल्का था, घर वालों से जिद करके निकला था, लेकिन अब वो उस बस में बैठा था। वही सुनसान जंगल का रास्ता, वही अंधेरा और सामने वो चेहरा, उसकी नानी का चेहरा, जो 5 साल पहले एक बस की टक्कर से मर चुकी थी। और वो बस जिसमें आकाश बैठा था, उसका ड्राइवर अभी भी 360 डिग्री घूमे हुए सिर के साथ बेहद तेजी से हंस रहा था। नानी ने उसका हाथ पकड़ा। आकाश, ये जो बस चला रहा है, ये तेरा बड़ा मामा रविंद्र है। आकाश की सांसें रुक गईं। नानी बोलती रही, उस दिन जब तुम और तुम्हारी मम्मी घर वापस चली गई थी और तुम्हारा छोटा मामा गांव आ गया था, उसी रात रविंद्र और वो महिला जिससे वो प्यार करता था। उस दिन जब तुम और तुम्हारी मम्मी घर वापस चली गई थी और तुम्हारा छोटा मामा गांव आ गया था, उसी रात रविंद्र और वो महिला जिससे वो प्यार करता था। नानी की आवाज में दर्द था, लेकिन चेहरा शांत था। बाद में मुझे पता चला कि उस महिला ने रविंद्र को एक झूठी कहानी सुनाई थी और मुझे उसकी माँ का कातिल बता दिया था। उसका असली मकसद गांव की सभी महिलाओं को खत्म करना था, क्योंकि जब भी कोई महिला इस तरह मरती है तो वो बहुत ताकतवर हो जाती है और वो उस ताकत को अपने अंदर समेटती जा रही थी।
तब से मैं इसी रास्ते पर बस में घूम रही हूँ, क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए। मैं अभी उस महिला के चुंगल में हूँ। नानी ने आकाश का हाथ और मजबूती से पकड़ा और बोली, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे घर जाना होगा। उस घर में एक माला टैंगी है, एक तांत्रिक ने मुझे दी थी, ताकि कोई आत्मा या भूत मेरे घर में न घुस सके। तुम्हें वो माला लानी है और गांव के बाहर जो मंदिर है वहाँ के पुजारी को देनी है, और उनसे कहना है कि मेरे और तुम्हारे बड़े मामा के नाम की पूजा करके पास वाली नदी में बहा दें, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। पार्ट 2 कमिंग सून।